छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को केवल रिसोर्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो दिल्ली में जाके संसद में कोई बात ना कह सके और केवल हाथ उठाए। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण छत्तीसगढ़ तक के कार्यक्रम में आज हम उन जनप्रतिनिधियों बिगाड़ सकते हैं। सुदीप श्रीवास्तव पेशे से वकालत करते हैं और ऐसे कानून के जानकार जिनको ऐसे चालू भाषा में जो है कानूनबाज कहा जाता है, ये राजनीतिक समीकरण जो है वो किस तरह से प्रभावित करेंगे अब जब आप चुनाव के मैदान में है? क्या रणनीति है आपकी? देखिए, कभी भी कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और फॉर्म भरता है तो उसका लक्ष्य चुनाव जीतने का होता है। तो रणनीति तो साफ है कि हम जीतने का प्रयास कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में ये जो बाइपोलर पॉलिटिक्स है इसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हो ये रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को केवल रिसोर्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहाँ की लीडरशिप को मजबूत नहीं होने देना चाहते। यहाँ छांट छांट के ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो दिल्ली में जाके संसद में कोई बात ना कह सके और केवल हाथ उठाए, बड़े नेताओं का झोला उठा के घूमते रहे। आज आप देखिए बिलासपुर में पूरे कांग्रेस पार्टी की तो हालत यह है कि पूरे बिलासपुर संभाग जो सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से चैतन्य संभाग है, मध्य प्रदेश के समय से यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक वजन है, वहां पूरे एरिया में कोई कैंडिडेट नहीं मिला और भिलाई के विधायक को जो अभी 4 महीने पहले ही चुन के आया है उसको यहाँ टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ देखें तो लोरबी से जो विधायक रह चुके हैं तोखन साहू बीजेपी में, जिनका कार्यकाल एक बार रहा और लोगों ने देखा कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए और जनता ने हराया उनको, आज उस हारे हुए आदमी को यहाँ बिलासपुर टिकट दिया है। ये दोनों पार्टियां अपने केंद्रीय मैनिफेस्टो, अपने सेंट्रल लीडरशिप के पीछे छुपकर चुनाव लड़ रही हैं। इनमें जनता को फेस करने का साहस नहीं है। ऐसा कैंडिडेट नहीं है ये कि ये बिलासपुर की जनता और बिलासपुर की आकांक्षाओं पे खरे उतर सके। हमने देखा है कि बिलासपुर में जो मास मूवमेंट हुए हैं, चाहे वो रेलवे के स्थापना को लेकर, जोन को लेकर या फिर हवाई सेवा को लेकर रिसेंट वाला, दोनों ही मास मूवमेंट में आपने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं, इस मामले को जो है हाईकोर्ट तक भी लेके गए और अब जाकर जो है नाइट लैंडिंग जैसी चीजें कोर्ट के निर्देश पर हो पा रही हैं। क्या लग रहा है कि हर बार इस शहर को बेहतर बनाने के लिए इसी तरह के मास मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, सुदीप श्रीवास्तव की जरूरत पड़ेगी और कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूटिव लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पर तय होनी चाहिए, लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं चुन के जा रहे हैं जो इस बात को मजबूती से रख सके। राज्य बनने के बाद जितने बड़े संस्थान हैं, IIT, IIM, IIIT, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, ये सब रायपुर स्थापित किए गए, जबकि इसी के साथ उत्तराखंड राज्य बना था जहां देहरादून और नैनीताल और कुमाऊं गढ़वाल के बीच में बंटवारा हुआ है। तो ये स्थिति इसलिए बनी हुई है। कोर्ट से हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिलीफ मांगी, एयरपोर्ट की पिटीशन चल रही है, लेकिन कोर्ट की सीमाएं हैं। कोर्ट पॉलिसी मैटर में बहुत ज्यादा दखल नहीं दे सकता, वो पॉलिटिकल लेवल पर ही डिसाइड होनी है। इसलिए ये जरूरी है कि जो संसद चुन के जाए, जो पार्टी सांसद जो संसद यहां से चुन के जाए, वो संसद में बिलासपुर की आवाज, छत्तीसगढ़ की आवाज को इतने ताकत से रखे कि इसकी उपेक्षा ना हो। आज सभी लोग कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उस विकसित राष्ट्र में हमारी क्या हिस्सेदारी होगी? क्या हम अपना हक ले पाएंगे? क्या ये जो 2 और प्रत्याशी हैं बड़ी पार्टियों के, वो क्या इस काबिल है कि वहां पर इस बात पर बहस कर सके? देखिए, आपने काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं। मैं इसलिए भी उठा रहा हूं काबिलियत पे सवाल कि इस बड़ी चर्चा है कि संविधान पर लंबी बहस होगी, संविधान में बदलाव होने वाले हैं, चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे वो कॉमन सिविल कोड हो, चाहे बहुत से अन्य मामले हैं, डिलिमिटेशन है। तो आज उन मामलों पे बहस करने के लिए तो संविधान जानकार ही बहस करेगा ना। एक समय था 1947 में जब 70% संविधान सभा में बैरिस्टर थे। आज छत्तीसगढ़ के जो 22 प्रत्याशी हैं दोनों पार्टियों के, मैं पूरे विनम्रता से कह रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, क्या इनमें से एक भी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट करने के लिए कॉम्पिटेंट है?
मैं सवाल उठा रहा हूँ। ये तो काफी गंभीर सवाल है, यही वो वजह है जिसकी वजह से सुदीप श्रीवास्तव जो है काफी लोगों की आंखों में खटकते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि बहुत थोड़े समय पे जो है आईपीसी की सारी सेक्शन जो है बदल दिए जाएंगे, नए तरह से कानून व्यवस्था जो है लागू होगा। तो ये जो बिलासपुर, स्पेसिफिक बिलासपुर जो न्यायधानी के रूप में देखा जाता है, कानून का जो है सबसे बड़ा मंदिर यहाँ है, हाईकोर्ट यहाँ है, क्या लग रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे कैंडिडेट की जो इस तरह के जो है पैरामीटर पे काम कर पाए? डेफिनेटली, बिल्कुल यही स्थिति है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का प्रिंसिपल पीठ है, ये न्यायधानी है, राज्य का दूसरा प्रमुख शहर है, सारे केंद्रीय कार्यालय यहाँ पर है, एसीसीएल है, रेलवे का मुख्यालय है, सब कुछ है। यहाँ की लीडरशिप अगर मजबूत होगी, यहाँ की लीडरशिप अगर इतनी वोकल होगी कि दिल्ली में अपनी बात ताकत से रख सके, तो ये सारे केंद्रीय संस्थान का अधिक से अधिक लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। आज एसीसीएल के सीएसआर का पैसा कहाँ जा रहा है? भिलाई स्टील प्लांट के सीएसआर का पैसा अगर स्टील मंत्री यूपी का होता है तो बाराबंकी में लग जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं। छत्तीसगढ़ से मजबूत लीडरशिप पार्लियामेंट में होना जरूरी है, इसके लिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कोल लेवी वाले मामले में जो है, घोटाले के मामले में देवेंद्र यादव जो है आरोपी हो गए हैं, उन पे जांच कार्रवाई कथित तौर पर मामला कोर्ट पे भी है। क्या लगता है कि इतनी कानून की जानकारी तब उनको भी हो गई होगी इस मामले में फंसने के बाद? देखिए, उनका जो अग्रिम जमानत का आवेदन है वो हाई कोर्ट ने खारिज किया है और उसमें साफ साफ ईडी ने कहा है कि इनको हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, या तो केंद्र सरकार के दबाव में रहेगा, और या फिर अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश गिरफ्तारी हो गई तो क्या हम लोग 1.5 साल 2 साल जब तक ईडी की जमानत नहीं होती है, ये तो हो ही नहीं रही है लोगों की, क्या हम उससे मिलने सेंट्रल जेल जाएंगे? ये भी एक सवाल है। दूसरे विधायक को, अगर दूसरे कैंडिडेट को कहूं, पोखन साहू 5 साल एमएलए रहे, उनके रहते हुए मुंगेली जिले से जो रेल लाइन जा रही थी उसका अलाइनमेंट बदल गया। लोरमी जो उस पुराने अलाइनमेंट से 10 या 12 किलोमीटर दूर था, आज 24 किलोमीटर दूर हो गया है और उन्होंने उफ तक नहीं की। तो इन सवालों को, जो मुंगेली रेल लाइन जिसके लिए हमने साइकिल यात्रा की थी, उसको कौन उठाएगा? कौन क्षेत्र के लिए लड़ेगा? अच्छा, इस बार तोखन साहू ने कहा है, छत्तीसगढ़ तक में ही कहा है कि इस बार छुक छुक गाड़ी जरूर मुंगेली लोरमी तक पहुंचेगी, उनके दावे हैं ऐसे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल के रहते रहते अलाइनमेंट बदला गया, तब वो क्या कर रहे थे? जो वो पूरा अलाइनमेंट बदल के जो कोल वॉशरी के जो कॉर्पोरेट है उनके हिसाब से बदला गया है। आज वो लाइन बिलासपुर से कनेक्ट नहीं हो रही है, आज वो लाइन लोरमी पंडरिया के बड़े हिस्से को छोड़ दे रही है। लाइन बन रही है तो ऐसे जगह से बने जहां मुंगेली, लोरमी, कुंडा, पंडरिया, तखतपुर, गनियारी, ये सभी को फायदा मिले। ऐसा अलाइनमेंट रहे कि हर जगह से लाइन जो है, रेलवे स्टेशन जो बने वो बहुत ही कम दूरी पर हो। रेलवे जोन की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग शायद उनके हाथ पे है इस लाइन को लेके। वो साफ कहना है कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जोन जो है बिलासपुर जोन है, जिसके लिए आप लोगों ने संघर्ष किया हुआ है, लाठियां खाई हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनका कहना है कि उनका इंटेंशन जो है इस बार, जो उनका ऑब्जेक्ट है वो है पैसा कमाना, जो कि माल ढुलाई से आएगा। सिविलियन तो उनका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखिए, यही तो शोषण का वो है सबूत, एक्सप्लॉइटेशन का सबूत, कि जिस तरीके से एक समय लंदन से इंडिया रूल होता था और इंडिया एक कॉलोनी था, आज वैसे ही महानगरों में जो अर्थव्यवस्था है कॉरपोरेट के कब्जे में, और जिसकी गुलाम ये बड़ी पार्टियां हैं। आज जो हमर राज पार्टी आई है, ये आदिवासी मूल निवासियों की पार्टी है, ये यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की पार्टी है। जो कॉलोनी के तरीके का ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट हो रहा है। पिछले 4 साल से ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं, कभी भी रद्द हो जाती हैं, घंटों लेट चलती है, लोगों के रोजगार छूट गए। आप बेलगहरा, टेगनमाड़ा, करगी रोड जाइए, लोग जो बिलासपुर आते थे सब्जी लेके, फल लेके, खोआ लेके, वो नहीं आ पा रहा है। आज लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन महानगरों में 10 मिनट के लिए बिजली नहीं जाए, इसके लिए पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़ीसा, झारखंड जैसे कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट को आप बर्बाद करने पे तुले हैं। अगर ये आपके विकास का पैमाना है तो हमर राज पार्टी और सुदीप श्रीवास्तव इस पैमाने के खिलाफ है। ये हमर राज पार्टी से अच्छा याद आया, पहले आपने कहा था कि आप बहुजन समाज पार्टी से शायद टिकट लेके जीतना चाहते, फिर हमर राज पार्टी आ गया। सुदीप श्रीवास्तव का वास्ता तकरीबन सभी महत्वपूर्ण पार्टियों से रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। आपके अच्छे दोस्त भी दोनों पार्टियों में है। क्या लग रहा है कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स पे आके आप किसी बड़े यूनिट का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? देखिए, मेन स्ट्रीम की पार्टी बहुत अच्छी बात है, वो इनका एक बेस होता है, कार्यकर्ताओं का बेस होता है। लेकिन उन पार्टियों के साथ रहने पर अगर समझौते करने पड़े
और समझौते में बिलासपुर का हित, छत्तीसगढ़ का हित आपको कुर्बान करना पड़ा, तो ऐसी बड़ी पार्टी मुझे नहीं चाहिए। मैं छोटी पार्टी में ही रह के, नई पार्टी में रह के संघर्ष करना पसंद करूंगा, लेकिन अपने जो इश्यूज हैं, अपने जो जल जंगल जमीन के सवाल हैं, अपने जो हक का सवाल है, उसके लिए लड़ूंगा। हमने देखा है पिछले 96 से लेकर अब तक ये बीजेपी का गढ़ रहा है, फिर कांग्रेस ने सेकंड पोजीशन जो है वो कभी छोड़ा नहीं। ऐसे में हमर राज पार्टी या एक इंडिविजुअल कैंडिडेट या निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो कितना प्रभाव क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि बहुत थोड़े समय में आप लोगों को काम करना होता है और आपके पास उस तरह का जनाधार भी, उस तरह का मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता पार्टी के भीतर। क्या लग रहा है जो चुनौतियां आपके लिए हैं वो क्या है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो है ही नहीं। हमको सिंबल मिल रहा है 22 तारीख को और हमको 7 तारीख को वोटिंग है। 15 दिन में सारा प्रचार करना है। बड़ी पार्टियों को पहले से फिक्स सिंबल है, वो एक महीने 1.5 महीने से प्रचार कर रहे हैं। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो आप सभी के लिए बोलिए कि 22 तारीख के पहले कोई प्रचार नहीं करेगा, और या फिर हमको भी सिंबल 1 महीने पहले दीजिए। तो ये तो पूरा सिस्टम बड़ी पार्टियों, बड़े कॉरपोरेट के कब्जे वाली पार्टियों के हिसाब से डिजाइन है। उसमें भी हमको ये बाइपोलर पॉलिटिक्स है, उसका विरोध है और उसको तोड़ना है। इसलिए हम ये लड़ रहे हैं। और हर चुनाव एक पड़ाव होता है, ये चुनाव और आगे भी चुनाव होंगे, हर चुनाव में हम संघर्ष करेंगे। एक सवाल जनता की तरफ से, क्योंकि युवा है, बेरोजगारी है, महिला है, क्राइम है, आप देख रहे हैं क्राइम में किस तरह से छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बतौर कैंडिडेट अगर आप खुदा न खास्ता जीतते हैं, अच्छी मार्जिन से जीतते हैं, आप जब पॉलिसी बनाएंगे, आपकी प्राथमिकताओं में लोगों के लिए, सिविलियन के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या होगा? देखिए, बहुत सी चीजें ऑलरेडी पॉलिसी में है। समस्या है सही नीयत की और जवाबदेही की। जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरह बेलगाम है। इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करो, आप 90% टारगेट अचीव कर लेते हैं। महिला शक्ति के बारे में, महिला अधिकारों के बारे में सारे के कानून बने हुए हैं, लेकिन आप थाने में जाओ, उनकी शिकायत को उठा के फेंक दिया जाता है। तो अगर आप कानून अपना काम ठीक से करने लगे, जो सरकारी ऑफिस है वो नियम के हिसाब से लोगों की समस्याओं का निपटारा करने लगे, तो 90% समस्या वैसे ही दूर होगी। तो वो नियत और वो जवाबदेही वो लाने की जरूरत है और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्योंकि इसी वक्त जब ये वोटिंग होगा तो लोग अगर हमर राज पार्टी को वोट करते, सुदीप श्रीवास्तव को वोट करते, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं भी करते तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने देखा पिछली बार तकरीबन 41,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने नोटा दबा दिया था। टेक्निकली इस चुनाव में, जबकि लोकसभा के लिए होता है, नोटा कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ परसेंट नोटा दबेगा तो री इलेक्शन हो जाएंगे या इलेक्शन 0 हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि कहीं पे निर्वाचन आयोग को भी इस पॉइंट पे काम करने की दरकार है? डेफिनेटली दरकार है। निर्वाचन एक सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि स्टेट फंडिंग हो इलेक्शन में, एक नियत पीरियड हो कि इस 1 महीने में स्टेट फंडिंग होगी। आज आप देखिए, आप इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूं। बहुत सारे मीडिया हाउस ऐसे हैं जो पूरी तरह पेड न्यूज पे चल रहे हैं। वो सारा चीज वही कर रहे हैं जो बड़ी पार्टियों का बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें केवल 2 पार्टी के लोगों को बुलाया जाता है। जो बाकी कैंडिडेट है, जो बाकी इश्यूज उठ रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना ही चाहिए कि जो आर्टिकल 324 में उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन सही मायने में हो। क्या लग रहा है कि इन सालों में जब बिलासपुर के कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर जो है चुनाव हो रहे हैं, थोड़े और सुधार की दरकार है इलेक्शन कमीशन को? बिल्कुल दरकार है। आज ही आप देखिए, एक आदेश हमने हाई कोर्ट से कराया है। मेरी माँ बुजुर्ग है, वो बिस्तर पर है, वो वोट नहीं डाल पा रही है। उन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किया तो कहा गया कि आप फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लाइए। तो मैं पूछ रहा हूं, जब आपकी इंटेंट ये है कि 100% मतदान हो और व्यक्ति मतदान करना चाहता है, पोस्टल बैलेट का प्रोविजन है, तो फिर ये बीच में कहां से लगा दिया कि सर्टिफिकेट लाइए? आप एग्जामिन कर लो, खड़ी नहीं हो पा रही है, चल नहीं पा रही है, तो पोस्टल बैलेट इश्यू कर दो। उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये जो लाल फीताशाही है, जो रेड टेपिज्म है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इलेक्शन कमीशन को अगर अपने जो टारगेट है 100% मतदान, फ्री फेयर इलेक्शन, ये सब को अगर अचीव करना है तो उसको और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अंतिम सवाल ये है कि इतने लॉजिक, इतने कानून की जानकारी रखने वाले लोग जो हैं, ऐसे तर्क में बात करने वाले लोग, क्या पॉलिटिक्स में कहीं फिट होते हैं? सुदीप श्रीवास्तव किधर फिट होता है? बिल्कुल फिट होते हैं, क्यों नहीं फिट होंगे। बल्कि लोग जो अच्छे पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग जो पॉलिटिक्स से दूर हैं, उसके कारण ही ये दुर्गति हुई है।
आज पिछले आप पहले 1947 से 1980 तक देखिए, बहुत से पढ़े लिखे और समझदार लोग हाउस में होते थे। आज स्थिति क्या है? अधिकांश जिनका बैकग्राउंड नहीं है, यही जो कैंडिडेट लड़ रहा है। एक राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट है जो भिलाई से आए हैं, वो केवल 12वीं पास है। तो अब आप यही देखिए ना। और वो मैं तो आश्चर्य करता हूँ, वो बोलते हैं कि अपनी पार्टी की छात्र शाखा के अध्यक्ष थे, कॉलेज गए नहीं और छात्र शाखा के अध्यक्ष भी रह लिए। ये सुदीप श्रीवास्तव थे, जिन्होंने बहुत ही लॉजिक में और बहुत ही तार्किक ढंग से ये समझाने का प्रयास किया है कि आखिरकार लोगों को सही कैंडिडेट को क्यों चुनना है और निर्वाचन को कौन से काम पे ज्यादा फोकस करके काम करना है। निष्पक्ष मतदान के पहले जो तैयारी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ऐसे समय पे जबकि जो है पूंजीवादी पूरे देश में और पूरे विश्व में हावी होता जा रहा है, ऐसे समय में ऐसे लोगों की क्या उपयोगिता होगी और इन्हें जनता का कितना साथ मिलेगा, ये निकट भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।